हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक क्या होता है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स, तो ये उससे रिलेटेड ही है। अगर आपने मैट्रिक्स सही तरीके से समझ लिया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर मैट्रिक्स वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं। नाउ सारणिक क्या होता है ये जानते हैं। तो सारणिक जो है यानी डिटरमिनेंट वर्गाव्यू यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक संख्या है, नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका सिंबल होता है, ये दो खड़े डंडे, ये सिंबल होता है किसका, डिटरमिनेंट का। और ये सिंबल किसका था, मैट्रिक्स का। तो इसमें ये डिफरेंस है, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है ऐसा, और ये दो खड़े डंडे ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। तो हमको यहाँ पर 5 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो अगर हमें किसी सिंगल नंबर का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है, तो वो एज इट इज वही संख्या आ जाती है। नाउ अब हम डिटरमिनेंट फाइंड करना सीखते हैं 2 by 2 का। जैसे ये 4 एलिमेंट्स है, इसमें हमको इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, यानी इनका सारणिक निकालना है, यानी डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में लगेगा नेगेटिव साइन, फिर इन दोनों की, ये फिक्स है। पहले इन दोनों की होगी, बीच में माइनस साइन, फिर इन दोनों की। जो आपके पास नंबर आएगा उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। तो डेफिनेशन क्या थी, वर्गाव्यू यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या को क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। तो हमको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये 2 by 2 का है, तो इसकी 3 की 10 में करेंगे, 3 into 10 हो जाएगा, बीच में लगेगा माइनस के साइन, फिर 1 की 2 में मल्टीप्लाई, तो 30 हो जाएगा, ये -2 इक्वल आ जाएगा 28 के। तो ये इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 28, ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से मोर एग्जांपल सेकंड है हमारे पास 2 - 1 5 7, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये डंडे के अंदर लिखा हुआ है, तो भाई पैटर्न लगेगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा दो, फिर इन दोनों की, तो 2 की साथ में करेंगे, बीच में माइनस का साइन, 5 की करेंगे -1 से, तो 7 दूनी 14 प्लस 5 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल आ जाएगा माइनस के 19। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल है हमारे पास -1 -2 -3 -4, 4 एलिमेंट है, यानी 2 by 2 का डिटरमिनेंट है ये, इसको फाइंड करना है, सारणिक है। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, -1 की करेंगे 4 के साथ, बीच में माइनस का साइन, फिर -2 की -3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा, माइनस बीच में है, 2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में से -6 लेस करेंगे तो माइनस के 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -2, इसका 19 और उसका 28। इस तरह से हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो आई आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 by 2 वाला अगर आपके पास ऐसा आ जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिक्स है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में क्रॉस, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, फिर इन दोनों की, उससे आपके पास जो संख्या आएगी वही इसका डिटरमिनेंट होती है, यानी सारणिक होती है। तो अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे डिटरमिनेंट लूंगा जो 3 by 3 के होंगे। तो एक बार इसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। ये एग्जांपल है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है हमको। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, जो 3 by 3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो इसका हमको डिटरमिनेंट यानी फाइंड करना है हमको, इसका डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स अगर ये है, तो किसी भी 3 by 3 मैट्रिक्स को का डिटरमिनेंट फाइंड करने के आपके पास टोटल 6 मेथड हो सकते हैं। कैसे, आप चाहे तो R1 के सापेक्ष कर लो, R2 के सापेक्ष कर लो, R3 के सापेक्ष कर लो। प्रसार करने पर आपको 3 मेथड मिल जाएंगे, रिजल्ट सबसे सेम ही आता है। या C1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, या C2 के सापेक्ष प्रसार कर लो, या C3 के सापेक्ष प्रसार कर लो, उससे आपका आंसर आ जाएगा इस डिटरमिनेंट का। तो ये 6 मेथड हो सकते हैं, आप इनमें से किसी एक से फाइंड कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट हमेशा रिजल्ट सेम ही आएगा सबसे। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रसार करता हूं R1 के सापेक्ष सापेक्ष प्रसार करने, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या होगा, देखिए जैसे ही R1 के सापेक्ष करूंगा तो R1 ये है, इसको बनाओ क्रॉस, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। अब ये अब यहां लिख दो, पहला क्या आएगा, ये 1 यहां उतार दो, ये 1 लिया हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस पर तो हमने क्रॉस बनाया है, इसको ढक दो। ये जो मैट्रिक्स, ये जो बचा हमारे पास 4 अभी एलिमेंट्स बचे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 2 by 2 का डिटरमिनेंट हमने जस्ट इससे पीछे देखा है। तो -9 और बीच में लगेगा माइनस, और माइनस के 12 हो जाएगा प्लस के। कैसे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस के 9, बीच में लगता है माइनस, 4 या 12, ये लगेगा यहाँ पर, बीच में लगता है माइनस का साइन R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। आप इस 1 को उतारो, इस 1 को यहाँ पर लिखा। अब कौन सा डिटरमिनेंट लेंगे हम, इस पर तो हमने बना दिया था जब हमने ये फाइंड किया। अब इस पर बनाएंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बचे हमारे पास, 2 बचा, 5 बचा, -3 बचा, माइनस के 9 बचा, क्या बचा, तो -2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये माइनस के 18 हो जाएगा, बीच में माइनस लगता ही है, 5 या 15 ये हो जाएंगे माइनस के। ये चल रहा है हमारे पास, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे हम। फिर प्लस का साइन, ये 2 बचा हुआ है हमारे पास, पहले 1 एडजेक्टिव उतारेंगे, फिर -1, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, और ये माइनस के 2 बचा हुआ है, ये माइनस के 2 था, तो इसको तो रद्द कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। आप किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। इस पर हमने बना दिया, इस पर बना दिया, अब इस पर बनाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, 2 बचा, 5 बचा, 4 बचा, 1 बचा, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगता ही है, और 5 की 1 में करेंगे तो 5, और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है। इस तरह से R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। कैसे किया, वापिस समझ लेते हैं। जिसके भी सापेक्ष करना है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, और ये एलिमेंट्स यहाँ पर उतार दो। यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस लगता है, ये 1, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है -2, तो पहले यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे, ये एलिमेंट्स मिल जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इस तरह से हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये माइनस के 9 है, माइनस माइनस प्लस के 12, ये हो जाएगा, -1 बार है, माइनस के 18 प्लस के 15 ये हो गया, ये माइनस के 2 है, अंदर क्या बचा, 3 बचा। तो सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर कितना बच रहा है, +4
माइनस 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 के 3 बाहर माइनस है, प्लस के 3, और ये बचेगा 8 में से 5 उठ जाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 प्लस 3 और माइनस के 6 हो जाएगा ये, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ रहा है। इस तरह से करना है हमको क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। R1 के सापेक्ष करेंगे तो R1 पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इस पर क्रॉस बनाएंगे। पहले तो ये एलिमेंट्स लिखेंगे जिसके सापेक्ष 1 1 और ये 2, फिर इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ से ये मिलेगा, फिर यहाँ पर बनाएंगे क्रॉस, ये जो एलिमेंट्स बचे उससे सेकंड वाला मिलेगा ये, फिर यहाँ पर बनाएंगे उससे जो ये इधर एलिमेंट्स बचे वो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर चिन्ह का कैसे पता लगेगा, यहाँ पर प्लस लेना है, यहाँ पर माइनस लेना है, यहाँ पर प्लस लेना है, तो ऐसे चलता है अल्टरनेट। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, R2 के सापेक्ष माइनस प्लस माइनस, R3 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस, C1 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, C3 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस। तो मैं आपको C2 के सापेक्ष भी प्रसार करके दिखा देता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, C2 वाली कौन सी लाइन है, ये। तो देखिए यहाँ पर लगेगा माइनस साइन, क्योंकि माइनस है उसमें, माइनस के ये C2 के सापेक्ष C2 लाइन है ये, तो माइनस के 1 ये हो रहा है यहाँ पर। या आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पर आपको इसको बताता हूँ वापिस, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पर, तो पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद देखते हैं C2 के सापेक्ष क्या रिजल्ट आता है। चलिए दोस्तों, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर है, इसमें देखेंगे लाइन में माइनस है यहाँ पर, तो हमें C2 लाइन है ये वाली लाइन, दिस इज C2 लाइन, तो 1 है। उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे इनकी मल्टीप्लाई करो, इस पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे और फिर इस पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट बचे, माइनस के 18 और 5 किया 15, तो प्लस के 18 ही हो जाएगा अल्टीमेट, ये बनेगा। इनकी मल्टीप्लाई माइनस के 18 प्लस के 15 ये बन रहा है, बीच में लगेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये वाला उठाएंगे हम, ये वाला एलिमेंट जो है 1 उठाया हमने, ये वाला एलिमेंट, इसका क्रॉस बनाओ, इसको रिमूव कर दो, तो रिमूव करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, ऐसे क्रॉस बना हुआ है ये और ये, क्या बचा, माइनस के 9 बचे प्लस के 10 बचे, माइनस के 9 प्लस के 10, क्योंकि 1 बचा हुआ है, -2 5 माइनस के 9। अब ये उतारेंगे प्लस के 4 C2 के सापेक्ष, अब इस पर ही लाइन ड्रॉ कर दो, तो क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, इधर -2 बचा, माइनस के 3 बचा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा ये देखिए, ये बनेगा -3 प्लस के 4, माइनस के 3 प्लस के 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, माइनस के 3 बार माइनस है तो प्लस के 3 हो जाएगा। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, माइनस के 3 यहाँ पर बचा और बार माइनस है तो प्लस के 3 हो रहा है। इसी तरह से माइनस के प्लस के 1 यहाँ पर बचा और प्लस के 1 है, उसमें 1 की मल्टीप्लाई, ये बार माइनस चल रहा है और माइनस के 3 ये बचा, प्लस के 1 यहाँ पर बचा, इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 यहाँ पर बचा, प्लस के 1 यहाँ पर बचा और इस 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो ये अल्टीमेटली 0 बनेगा। आप करके देख लेना कैलकुलेशन, इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों केस में रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। ये एग्जांपल 2 है हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, इसे डिटरमिनेंट के इक्वल, तो हमको ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, ये डेल्टा के इक्वल है। तो वैसे ही सेम कैसे करेंगे, आप लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो आप ऐसे क्रॉस बनाएंगे, कैसे R1 के सापेक्ष, ये R1 लाइन होती है, R1 पहले यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे, यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे तो ये और ये बचेंगे, अभी यहाँ पर 0, पहले तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर साइन अल्फा आएगा, यहाँ पर माइनस के कोस अल्फा आएगा, ये R1 है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कौन कौन से एलिमेंट, 0 की 0 में करेंगे तो 0 माइनस फॉर्मूले में होता है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस के साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बीच में लगता है माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन। अब यहाँ पर क्रॉस बना दिया आपने, अब बीच में क्रॉस बनाओ इसके, यहाँ पर क्रॉस, जैसे ही आप यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे आपके पास, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा, 0 साइन बीटा, ये यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ है यहाँ पर, तो माइनस के साइन अल्फा की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये साइन कोस अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस के को तो हटाओ एक बार के लिए, माइनस के कोस अल्फा साइन बीटा ये हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर कर दी, अब इसकी बारी, ऐसे क्रॉस बनाएंगे, यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट बचे, साइन अल्फा कोस बीटा बचा,
साइन अल्फा इंटू कोस बीटा बचा, बीच में लगेगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो जीरो बन रहा है हमारे पास और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, इसी तरह से माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया जीरो। तो आप कहेंगे कि हर बार जीरो आता है, नहीं मेरा कोई यहाँ पर ऐसा टेंशन नहीं था कि हर बार जीरो ही आएगा, इस पर आ गया, इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें भी जीरो आ गया, तो हर बार जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें लकीली आ गया ये, तो इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम एक डेरिवेशन देखते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम एक डेरिवेशन देखेंगे जिससे आपके एग्जामिनर क्वेश्चन बना देते हैं, मल्टीपल चॉइस में आ जाएंगे आपके पास और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। इस क्या डेरिवेशन है, मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है कुछ इस प्रकार है, A11 A12 A13 A21 A22 A32 A31 A32 A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कैसा है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हमको क्या डेरिवेशन करना है, हमको बताना है जो के ए का डिटर्मिनेंट है वो के की पावर n ए का डिटर्मिनेंट एक वाला आता है, ये हमको बताना है। अगर एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, हमको ये बताना है कि अगर हम इसका के से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो के की पावर n ए के डिटर्मिनेंट एक आएगा, जहां पर n क्या है, n है आव्यू की 40, n किसको प्रेजेंट कर रहा है, आव्यू की 40 को। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसको के से मल्टीप्लाई करना है, ये ए मैट्रिक्स है, के से मल्टीप्लाई करेंगे, के ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले में के ए तो पता होना चाहिए कितना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हम ये ए मैट्रिक्स है, हम के ए निकाल लेंगे यहाँ पर। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, K11 K12 K13 K121 K A22 K A23, इसी तरह से के A31 के A32 के A33, प्रत्येक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, के ए का डिटर्मिनेंट, यानी इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, के A11 के A12 के A13 के A12 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33, हमें ये फाइंड करना है के ए का डिटर्मिनेंट। तो आप मैट्रिक्स में क्या था कि प्रत्येक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होता है, अगर इससे कॉमन लेते हैं मैट्रिक्स में से तो यहाँ से केवल के बाहर आता है, लेकिन सारणिक में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में इससे के अलग से बाहर आएगा, इस वाली रो से के अलग से बाहर आएगा, इस वाली रो से के अलग से बाहर आएगा। और मल्टीप्लाई में भी ऐसा होता है, अगर आप डिटर्मिनेंट में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो इस रो से ही मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, या तो एक कॉलम से, या तो आप के को इससे मल्टीप्लाई कर दो इस वाली रो से, या कॉलम को आप यहाँ पर के को एक किसी भी कॉलम से कर दो, यानी एक से ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैट्रिक्स में इसका अपोजिट होता है, प्रत्येक अवयव के से मल्टीप्लाई होगा और कॉमन भी एक में से ही आएगा, अलग अलग ऐसा नहीं आता। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो के ए का डिटर्मिनेंट है वो किसके को लाया जाएगा, यहाँ से के बाहर आएगा इस वाली रो से, इंटू यहाँ से के अलग से बाहर आएगा, यहाँ से के अलग से बाहर आएगा, अंदर क्या बचा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट। तो जो के ए का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आया, के की पावर 3, और ये क्या है, ये ए के इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स है। तो ये हमको प्रूव करना था कि जो के ए का डिटर्मिनेंट होता है, अगर हम के को किसी मल्टीप्लाई करें किसी सारणी को, तो वो के की पावर n के ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। ये 3/3 का मैट्रिक्स था, तो के ए की जो है कितनी पावर 12 3 और ए का डिटर्मिनेंट। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, काफी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है अपने आप में। तो मैं इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूँ कैसे आप इसको क्वेश्चन में डायरेक्ट करोगे, अगर ऐसा आ जाए आपके पास तो ये डेरिवेशन आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी जो हमने डेरिवेशन किया है उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। 2 एग्जांपल लिया है मैंने। ये ए मैट्रिक्स है जो कैसा है 2/2 का, ये ए मैट्रिक्स है जो कैसा है 3/3 का। तो हमें अगर कहे यहाँ से हमको अगर फाइंड करने को कहे कि आप 5 ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके बता दो, यानी इस मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया उसका डिटर्मिनेंट, तो वो इक्वल आता है। हमने अभी देखा ये 5 अपनी जगह पर, ये कैसा मैट्रिक्स है 2/2 का, तो 5 की पावर 2 ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, ये कहता है ये डेरिवेशन। यानी अगर आपसे 5 ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो वो आएगा 5 की पावर 2, क्योंकि जितनी यहाँ पर कोटी होगी वो बाहर जाती है, और ए का डिटर्मिनेंट एज इट इज। अगर इसकी बात करें, अगर आपको कहें यहाँ से 5 ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके बता दो, तो वो इक्वल आता है 5 की पावर कितने का मैट्रिक्स है 3/3 का, तो 5 की पावर 3 ए का डिटर्मिनेंट, ये डेरिवेशन ये कहता है। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से ये एग्जांपल करने थे। तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए कि
किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको निकालना हो तो जितने का मैट्रिक्स होगा उतनी पावर, उसकी कोटी जितनी होगी उतनी पावर बाहर आ जाती है और एक का डिटरमिनेंट एज इट इज आ जाता है। तो ये खास बात थी इसमें। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। हम इसका 2/2 डिटरमिनेंट फाइंड करना जानते हैं। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा 1 की 2 में करेंगे तो 2 माइनस के 5 चौक 20 इक्वल आएगा किसके, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस के 24, तो ये हो रहा है माइनस के 18, 2x स्क्वायर माइनस के 24। इधर इधर ले आओ तो प्लस, ये माइनस के 18 प्लस के 24 ये हो जाएगा, जो किसके इक्वल आएगा 2x स्क्वायर के। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, उधर क्या बचा, 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ से प्लस की संख्या ज्यादा है तो 6 हो जाएगा। ये x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 3 के। x स्क्वायर की वैल्यू 3, यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेगी आपको, प्लस माइनस के √3, तो ये x की दो वैल्यूज होगी, यही आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था सोल्व, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, यदि ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, तो दिखाइए कि जो 2a का डिटरमिनेंट है वो 4a में लगता है। तो हमको क्या दिखाना है कि 2a का डिटरमिनेंट 4a में लगता है। तो हम जानते हैं ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो यानी जो कांस्टेंट होता है और जितनी उसकी कोटी होती है उसकी पावर a का डिटरमिनेंट, ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो और उसकी जो कोटी होती है मैट्रिक्स की वो a के डिटरमिनेंट के इक्वल आती है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है क्लियरली 2a जो है वो 4a के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। यही हमको शो करना था, यही दिखाना था कि जो 2a का डिटरमिनेंट है वो 4a के डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a एक 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k a का मान होगा। जो हमारे पास डेरिवेशन था वो क्या था, k a की पावर इक्वल आती है, k a का डिटरमिनेंट इक्वल आता है k a की पावर n a का डिटरमिनेंट, ये आता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं। इससे पीछे ही हम जस्ट हमने यही डेरिवेशन किया था, जो k a का डिटरमिनेंट है वो k की पावर n के इक्वल आता है। क्या कह रहा है, यदि a एक 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो k a का मान कितना आ जाएगा, k a का जो डिटरमिनेंट है वो k की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करने थे। तो आई होप आपको यहाँ तक का जितना भी तक हमने सीखा है वो डिटरमिनेंट निकालना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं फुल एंड फाइनल। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं बाय द डिटरमिनेंट, क्योंकि त्रिभुज का एरिया फाइंड करने के भी कई मेथड होते हैं। आपने 9th 10th 11th 12th में कई मेथड सीखे हैं, यहाँ पर हम सीखेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो इसको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं हम डिटरमिनेंट्स के थ्रू त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो मान लो हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, ये त्रिभुज ए बी सी है हमारे पास। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी एरिया किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। त्रिभुज एबीसी का एरिया किसके इक्वल होगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूला है त्रिभुज का एरिया फाइंड करने का बाय द डिटरमिनेंट। अभी तक आपने जो पढ़ा था उसको भूल जाओ, क्योंकि उसका यूज नहीं आएगा, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज आएगा। इसके थ्रू हम एरिया फाइंड करेंगे किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस डिटरमिनेंट की हेल्प से। सेकंड है इसमें संरेखता की शर्त। संरेखता की शर्त, संरेखता का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित होना, यानी एक ही रेखा में है ये ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हमारे पास ए बी सी तीन बिंदु है जो एक ही रेखा में स्थित है। तो संरेखता की शर्त होती है ये, संरेखता मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित होना। तो जब एक ही रेखा में स्थित है, यानी अगर एक ही रेखा में है ये तीनों पॉइंट, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज के लिए दो पॉइंट अगर सेम एक टेढ़ा होता तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज कैसे बनेगा, उसके लिए एक पॉइंट तो कम से कम टेढ़ा होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज होता है। जब तीनों ही एक रेखा में है त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए दो पॉइंट अगर नीचे होते हैं, एक ऐसा त्रिभुज बनता, तिरछा होना चाहिए मतलब त्रिभुज बनने के लिए, तब त्रिभुज बनता है। अगर एक ही रेखा में है तो किसी भी तरह से आपको ये तो क्लियर है, यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों एक ही रेखा में है पॉइंट। तो जब ऐसा है तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो उस केस में क्या आ जाएगा, वो उस केस में शून्य आएगा। यानी जब तीनों एक रेखा में स्थित हो तो उस केस में त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो ये दो केस है इसमें। केस फर्स्ट, ये पॉइंट फर्स्ट कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है बाय द डिटरमिनेंट, वो है 1/2 x1 x2 x3 y y2 y3 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट लेना है हमको। सेकंड है इसमें संरेखता की शर्त, अगर त्रिभुज
ये तीनों ही निर्देशांक एबीसी जो है वो एक रेखा में स्थित हो जाए तो त्रिभुज नहीं बनेगा वहां पर, उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स थे। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, उससे ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हमको दर्शाइए कि बिंदु ए ये दे रखा है, बिंदु बी ये दे रखा है, बिंदु सी ये दे रखा है, वो कह रहा है कि संरेख है। संरेख का क्या मतलब है, अगर ये संरेख है तो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो शून्य आ जाना चाहिए, उससे साबित हो जाएगा कि ये बिंदु संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो नाउ 1/2 ये तो है हमारे पास। हमको जो गिवन है इंफॉर्मेशन, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1, बिंदु सी ए प्लस बी 1, ये त्रिभुज आ गया हमारे पास। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका क्षेत्रफल शून्य अगर आ गया तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि जो पूछा हमसे क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि ये बिंदु संरेख है, यानी अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो हमें पता लग जाएगा ये रेखा में है और संरेख है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जैसे ही C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, C1 क्या है हमारे पास A, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन D और प्लस में C, या इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लो डिस्टेंस बढ़ाकर, प्लस में C। ये हमारे पास C1 है, हमें इस लाइन के सापेक्ष प्रसार करना है। तो यहाँ पर बनाएंगे क्रॉस, क्या बचा A प्लस C प्लस A माइनस A प्लस B माइनस में B, यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे, क्या बचा B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस में B प्लस C, यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे, क्या बचा ये B प्लस C माइनस C प्लस A। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा फाइनली, ये बनेगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AC प्लस A स्क्वायर माइनस, ऐसे किया C प्लस A प्लस B, तो AC और AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस AB माइनस BC स्क्वायर प्लस BC माइनस AB प्लस में B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AC। आप देखेंगे सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, जो इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा अल्टीमेटली 0 ही बनेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं होमवर्क में, या इसको कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर वो क्या आएगा 0। तो हमको जो दिखाना था वो सिद्ध हो गया अपने आप ही। यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु ए बी व सी संरेख है, ये हमको सिद्ध करना था, ये दर्शाना था। तो आइए आपको क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। के का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, इस प्रकार है -2 0 0 4 0 के। तो 4 वर्ग इकाई का क्या मीनिंग होगा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो प्लस के 4 भी हो सकता है, माइनस के 4 भी हो सकता है। लिखते तो हम उसको प्लस के 4 ही है, लेकिन संभावना जो हो सकती है वो 2 होगी, यहाँ पर +4 भी -4 भी, क्योंकि क्षेत्रफल एरिया है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वो इक्वल होता है 1/2 x1 जो है कि -2 है, x2 y1 0 है, x2 y2 4, ये 0 और ये k 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट ये है हमारे पास। ये हमको गिवन है +-4 वर्ग इकाई है ये। तो हमको k का मान फाइंड करना है, k का मान फाइंड करने के लिए -2 0 0 0 4 k 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट। अगर मैं यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार करूँ तो हमारा जल्दी आंसर आएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बस जो आसान पड़ रहा है उससे करना चाहिए। C1 यहाँ पर आसान पड़ रहा है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जैसे ही आप C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये +-4 अपनी जगह पर है, 1/2 अपनी जगह पर, यहाँ पर आएगा -2, ऐसे करेंगे C1 के सापेक्ष इसकी मल्टीप्लाई 4 - k, तो नाउ क्या बनेगा यहाँ से +-4 1/2 और ये -2 है, 4 - k है, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, क्या बचा +-4 प्लस के k हो गया ये और -4 हो गया ये। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 केस बनेंगे यहाँ पर। केस फर्स्ट में क्या होगा, एक बार प्लस लेते हैं k का मान, जैसे ही आप k का मान प्लस लेंगे तो ये k -4 प्लस के 4 लेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 8। एक मान तो k का आ रहा है 8, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड k -4, इस बार k का मान क्या ले रहे हैं विद नेगेटिव साइन -4, तो k की वैल्यू आ जाएगी फाइनल, ये k इधर माइनस का है उधर जाकर प्लस का, तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का 4 लिया है, ये इधर आकर प्लस का होगा। तो दो मान आ गए हमारे पास, ये दोनों आंसर है। ये हमको फाइंड करना था, k की वैल्यू कितनी आई, k का मान एक तो केस फर्स्ट में आया है 8, केस सेकंड में 0, तो ये दो वैल्यूज है, ये हमको फाइंड करनी थी। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कह रहा है हमको क्वेश्चन नंबर 3, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है डिटरमिनेंट का यूज करके। तो क्या कह रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके मिलाने वाली रेखा, ये एक लाइन है, इस पर दो बिंदु तो हमको दे रखे हैं 1,2 और 3,6। इस पर इन्फिनिटिव पॉइंट होंगे ऐसे, तो हम इन्फिनिटिव पर एक पॉइंट और अज्यूम कर लेते हैं जो क्या होगा x, y। ये एक लाइन है जिस पर इन्फिनिटिव पॉइंट होंगे, जिसमें से ये दो इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो एक पॉइंट हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। अब जब ये तीनों, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, सी पॉइंट मान लो, अब जब तीनों ही एक लाइन में आ गए तो ये बात तो क्लियर ही हो गई कि यहाँ पर कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों ही एक लाइन में आ गए, त्रिभुज बनेगा कैसे? तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो शून्य होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो क्या होगा? शून्य। होता क्या है, फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 x1 y1 1 x2 x3 y2 y1 सॉरी y3 और ये 1 1 1 ये होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? शून्य के। इस दो को उधर ले जाओ तो ये शून्य ही हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करो, आप r1 के सापेक्ष प्रसार कर लो। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ पर जैसे ही आप प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा? x1 कितना है हमारे पास? 1, x1 x2 कितना है? 3, x3 कितना है? सॉरी ये तो हमारे पास x है, ये x2 है 1, ये x3 है 3। इसी तरह से y लिखेंगे, y1 कितना है? y है, y2 2 है, y3 6 है, ये 1 1 1। नाउ इसका प्रसार करना है जो इक्वल है 0 के, क्योंकि 1/2 इधर आएगा 0। तो इसका प्रसार करेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ पर x लिखेंगे, ऐसे बनाया, ये r1 लाइन होती है, ऐसे बनाएंगे, क्या बचा? 2 - 6 बीच में लगेगा माइनस, y उठाएंगे y। अब इस लाइन को तो हटा दो, यहाँ पर बनाओ क्रॉस, क्या बचा? ये बचा हमारे पास 1 - 3, 1 - 3 बचा। अब इस पर बनाओ क्रॉस ऐसे, ये वाला एरिया बचेगा हमारे पास। तो ये दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। ये हमने किया था लास्ट, इसका डिटरमिनेंट देखेंगे तो कितना आएगा? 6 से इसको मल्टीप्लाई, ये 1 है हमारे पास, ये चल रहा है 6 माइनस के 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, वो कितनी आ जाएगी? 2 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस के 4x ये हो गया, माइनस के y है, माइनस के 2 ये है, और ये तो 0 बन गया, इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू यहाँ से 4x आ गया। जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आपके पास y इज इक्वल टू 2 से 4 को काटेंगे, y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। यहाँ से ये इक्वेशन हमको फाइंड करनी थी। सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इक्वल आया है y इज इक्वल टू 2x। तो हमने देखा दो पॉइंट मिलाने वाले इस बिंदु रेखा पर थे, इस रेखाखंड पे थे, तो एक पॉइंट हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया क्योंकि इस पर तो इंफिनिटी पॉइंट होंगे, ऐसे ही आगे भी होंगे ढेरों, लेकिन दो पॉइंट को कहां पर मिला रही है? यहाँ पर एक पॉइंट हमने अज्यूम किया। अब जब तीनों पॉइंट ही एक बिंदु उस पर है रेखा पर, तो ये बात यहाँ से क्लियर है कि जो उसका क्षेत्रफल है वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ना हमने इसका प्रसार किया r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जो इक्वेशन मिली वो y इज इक्वल टू 2x। अब इसको देख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो इंपोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा वो है सारणिकों का उपसारणिक और सहखंड फाइंड करना, यानी माइनस और कोफैक्टर्स निकालना। तो अब यहाँ से जो भी टॉपिक स्टार्ट होगी वो सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सारा कनेक्टेड है। सबसे पहले हम उपसारणिक निकालना सीखेंगे। उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनस। अगर आपको उपसारणिक निकालना आ गया, उपसारणिक की मदद से सहखंड निकलते हैं, यानी कोफैक्टर्स। सहखंड की मदद से क्या निकलते हैं? सहखंडज। सहखंडज ये अलग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले उपसारणिक निकलेंगे, उसकी मदद से सहखंड निकालना सीखेंगे। उसकी मदद से प्रतिलोम आव्यूह, यानी प्रतिलोम आव्यूह निकलता है, यानी इनवर्स मैट्रिक्स। और इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से क्या निकलता है? निकाय समीकरण का हल। निकाय समीकरण का हल। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको उपसारणिक निकालना आ जाएगा, उसकी मदद से ही सहखंड निकलेंगे, सहखंड की मदद से सहखंडज निकलेंगे, सहखंडज की मदद से प्रतिलोम आव्यूह निकलता है, और प्रतिलोम आव्यूह से निकाय समीकरण का हल निकलता है, यानी आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है रैखिक निकाय समीकरण का हल। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट शुरू हो रहा है आपका। तो आप बस आप सामने देखेंगे कैसे हम फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, और देखते हैं कैसे निकालते हैं इनको। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये हमारा फ्लो रहेगा। इसके बाद हम माइनस एंड कोफैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं माइनस क्या होते हैं। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। अगर मैं इसके Aij का उपसारणिक की बात करूं, उपसारणिक वो होता है, उसको लिखते हैं Mij से। इस आव्यूह का अगर उपसारणिक निकालना हो तो उसको लिखते हैं Mij से। ये इंपोर्टेंट बात। Aij का सहखंड निकालना हो, सहखंड उसको लिखते हैं कैपिटल Aij से। तो सबसे पहले हम माइनस निकालना सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 5 -4 एंड 1। ये हमारा एक 2/2 का मैट्रिक्स है।
तो हम इसके माइनस फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। कैसे इसके माइनस को फाइंड करेंगे? इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल? ये 2/2 का है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, 4 ही उसके माइनस होंगे और 4 ही उसके कोफैक्टर्स होंगे, यानी 4 ही उपसारणिक होंगे और 4 ही सहखंड होंगे। अगर आपको उपसारणिक फाइंड करना आ जाएगा तो सहखंड भी निकालना आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, इसको लिखते हैं एम आई जैसे M11, उसके बाद M12, M21, M22, ये 4 इसके उपसारणिक होंगे। अब निकालते कैसे? निकालने का क्या तरीका है? जैसे ये मैट्रिक्स है 5 1, ये रफा काम है। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर M11 निकालना चाह रहा हूँ, इस पर क्रॉस बना दो, इस पर क्रॉस बना देंगे, क्या बचा आपके पास 1, तो इसका जो माइनस होगा 1 आ गया। इसी तरह से 3 - 4 5, ये 1। मैं अब निकालना चाह रहा हूँ M12, तो इस पर क्रॉस बना दो, क्या बचा 5, ये इसका माइनस होगा। अब मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ, ये है 3 - 4 5 और 1, ये है M21, तो अब इस पर क्रॉस बना दो, क्या बचा -4। और लास्ट M22 निकालना चाह रहा हूँ मैं, क्या मैट्रिक्स थी हमारे पास 3 - 4 5 1, मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर M22, तो ये हमारे पास इस तरह से माइनस आ जाएंगे। 4 माइनस आ गए हैं हमारे पास। अब 4 माइनस है क्योंकि इतने ही इसके सहखंड होंगे, यानी कोफैक्टर्स होंगे। उनको कैसे निकालते हैं देखिए, इसको देख लेंगे आप। हम माइनस को कैपिटल M से लिखते हैं, यानी इसको प्रेजेंट करेंगे MIJ से, और सहखंड यानी कोफैक्टर्स को प्रेजेंट करेंगे कैपिटल AIJ से। सहखंड निकालने का यहाँ पर एक तरीका है, यानी एक फॉर्मूला है -1I + J कैपिटल MIJ। इस फॉर्मूले का यूज लेकर हम इनके माइनस फाइंड करेंगे। तो ये माइनस है, अब हम कोफैक्टर से निकालेंगे, यानी 4 इसमें माइनस हो गए, उपसारणिक कितने हो गए 4, तो 4 इससे क्या होंगे सहखंडज होंगे, कोफैक्टर्स होंगे कितने 4, उसको लिखते हैं कैपिटल I जैसे। A11 होगा, एक तो A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा, ये कैपिटल A में चलता है इसका हिसाब किताब। तो हम निकालेंगे यहाँ पर A11। सबसे पहले कौन सा कोफैक्टर से निकालेंगे? A11 निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, -1 अपनी जगह पर, I की जगह 1, तो 1 + 1 और M11, तो कितना आ जाएगा? इसको सिंपलीफाई करेंगे। जब आप A11 यहाँ पर फाइंड करेंगे, या यहीं पर कर देते हैं, 112 क्या सी पावर है? ये 2, जो कि पॉजिटिव होगा, यानी सम पावर है तो पॉजिटिव होगा, आपका M11 पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से M12 निकालेंगे, -1 1 + 2 M12, ये कैसी ओड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -M11। A31 निकालेंगे हम यहाँ पर, 21 सॉरी, A21 निकालेंगे, वो कितना आएगा? -1 2 + 1 M21, तो माइनस नहीं खुलेगा क्योंकि पावर कैसी है? ओड है 21। इसको यहाँ पर 2 कर लेंगे, ये 2 है यहाँ पर। और लास्ट A22 -1 2 + 2 M22, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, माइनस ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा M22। तो अगर आपको माइनस पता है तो आपको सहखंड भी उसी से मिलेंगे। जब आपको माइनस निकालने के लिए आपको सहखंड निकालने के लिए आपको माइनस पता होने चाहिए उसके, तभी आप उसके जो कोफैक्टर्स हैं वो निकाल पाएंगे। जैसे A11 कितना हो जाएगा यहाँ पर? M11 की वैल्यू कितनी है? 1 -M12 था 5, माइनस लग जाएगा -5, ये इसके कोफैक्टर होंगे। इसी तरह से M21 कितना है? -3, ऑलरेडी हमारे पास इस फॉर्मूले में माइनस आया तो +4 हो जाएगा। अब M22 पॉजिटिव नहीं खुला है, ये 3, ये इसके हमने यहाँ पर माइनस और कोफैक्टर्स निकालना सीख लिया, सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आपको माइनस निकालना आ जाएगा, कोफैक्टर्स निकालना आ जाएगा, कोफैक्टर्स निकालना आ जाएगा, आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ गया, आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आ जाएगा, और इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आ गया तो आपको लीनियर इक्वेशन होती है, उनका सॉल्यूशन निकालना आ जाएगा। तो सब कुछ कनेक्टेड चलेगा। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बनते हैं इस पर्सनालिटी से, एक्सरसाइज से। 8 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, आप चेक कर लेना, PYQs उठा के देख लेना। 8 नंबर का फिक्स क्वेश्चन होता है, इसमें से आप PYQs चेक कर सकते हो उठाकर, हर बार बनता है माइनस एंड कोफैक्टर्स में से। तो अब देखिए, तो 2/2 का था, अब मैं क्या लूंगा यहाँ पर? 3/3 का देखेंगे, क्योंकि उसमें 3/3 में कितने अवयव हो जाएंगे? टोटल 9 अवयव हो जाएंगे। इसमें तो 4 ही थे, उसमें हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स। तो उसमें क्या होगा? 9 ही आपको M की वैल्यूज की नीड होगी, और A की वैल्यूज भी जितने M होंगे उतने ही A की वैल्यूज आएगी। 9 ही उसमें माइनस होंगे और 9 ही उसमें कोफैक्टर्स होंगे। अगर आपको 2/2 का समझ में आ गया कि कैसे काम करना है, अब हम 3/3 में इसको अप्लाई करेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, और कुछ भी आपको मिस नहीं करना, बस आपको ध्यान से सुनना है वो क्या रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, इसमें एक ही फॉर्मूला है ये, और उसके बाद तो सभी आसान है। अगर आप बस आपको थोड़ा माइनस में और कोफैक्टर्स निकालने में थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इनके माइनस निकालने में और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद सब कुछ आसान है, इजी है। तो देखिए, चलिए दोस्तों, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम माइनस निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, और ये सत्यापित करना है हमको, यानी प्रूव करना है। ये टर्म सबसे पहले हमको क्या रहा है? ये डिटरमिनेंट